माय डीमन वाइफ के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हूँ। सोसो जख्मी हो जाती है और अपनी आंखों पर हाथ रखकर नीचे गिर जाती है और क्वीन से कहती है, ये कैसे हो सकता है, तुम तो इजाबेला हो। क्वीन उसे कहती है, तो तुमने फाइनली मुझे पहचान ही लिया कि मैं तुम्हारी क्वीन हूँ। लिलियन ने तुम्हें जितनी भी डीमन पावर दी थी वो सारी उसने मुझसे चोरी की थी। इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी पावर सिर्फ मेरी पावर का एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे ही क्वीन अपनी पावर को अनलीश करती है तो तुम्हारी पावर वैसी दब जाएगी। क्वीन सोसो से कहती है, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा तरस आया था, इसलिए मैंने तुम्हें गुलामों के बाजार से खरीद कर अपने पास ले आई ताकि तुम मेरी सर्वेंट बन सको, लेकिन तुमने लिलियन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। सोसो इजाबेला से कहती है, लेकिन तुम तो मर गई थी, तुम इंसानों की बॉडी में कैसे हो, ये कैसे हो सकता है? लिलियन ने कहा था कि तुम मर चुकी हो। लेकिन साथ ही सोसो फिर से उठकर खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, तुमने मुझ पर एहसान किया था और मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगी, लेकिन अब मेरी जिंदगी में कोई ऐसा है जो कि मेरे लिए तुमसे भी ज्यादा खास है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। सोसो अब अपनी बॉडी शेप को बरकरार नहीं रख पा रही होती, उसके बाजुओं और पाँव की जगह पर थ्रेड्स निकल आते हैं। क्वीन उसे कहती है, तुम तो बहुत ही गंदी दिखती हो। सोसो से कहती है, हाँ मुझे पता है मैं बहुत ही गंदी दिखती हूँ, लेकिन फिर भी वो शख्स मुझे बहुत ज्यादा चाहता है और उसके प्यार के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ पर रेमंड के प्यार की बात हो रही है। क्वीन उसे कहती है, मैं तुम्हारी बाहर वाली शक्ल की बात नहीं कर रही, मैं तो तुम्हारे कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम रेमंड के ऊपर भरोसा कर सकती हो? सोसो क्वीन से कहती है, हाँ वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसका प्यार बिल्कुल असली है। तुम जैसे हाई पोजीशन वाले लोग जिनमें रॉयल ब्लड है वो लोग इस बात को नहीं समझ सकते। जबकि दूसरी तरफ जियांग जैसे उस बड़ी सी स्क्विड को मारता है, सोसो को भी पता चल जाता है क्योंकि उस स्क्विड को सोसो कंट्रोल कर रही होती है। सोसो कहती है, वो बड़ा सा बीज तो मर गया, कहीं मेरे रेमंड के साथ कुछ हो तो नहीं गया। सोसो जल्दी से भागते हुए उस तरफ चली जाती है। क्वीन पीछे से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसके अटैक से बचती हुई रेमंड की तरफ जा रही होती है और कहती है, मेरे डियर मैं आ रही हूँ, तुम्हें बस थोड़ी देर इंतजार करना है। जबकि क्वीन भी ये सोच रही होती है, ये जिस तरफ जा रही है वहाँ पर तो जियांग है। जियांग ने उस बड़े से स्क्विड मॉन्स्टर को मार दिया होता है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर देता है ताकि वो दोबारा से रीजनरेट न कर सके। फिर जियांग कहता है, मुझे तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया इसको खत्म करने में, अब इसकी बारी है। और रेमंड के कॉफिन की तरफ जाता है और अपने लेजर की पावर को 500 तक ले जाता है और रेमंड के कॉफिन पर अटैक करता है। उसी वक्त सामने सोसो आ जाती है और रेमंड के कॉफिन से लिपट जाती है और उसे प्रोटेक्ट करती है और बहुत ज्यादा गुस्से के साथ जियांग से कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, और साथ ही उस पर अटैक करती है। जियांग उसके अटैक से दूर जाकर गिरता है। वहीं पर क्वीन होती है। क्वीन जियांग से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जियांग उसे कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये ऐसी क्यों दिख रही है? क्वीन उसे कहती है, मैंने उसे बहुत ज्यादा पीटा है, इसलिए अब उसकी रीजनरेट करने की एबिलिटी खत्म हो गई है, अब वो ऐसी ही दिखेगी, अब उसके लिए ये बैटल खत्म हो चुकी है। सोसो रेमंड के कॉफिन के साथ फिर से चिपक जाती है और उसे कहती है, मेरे डियर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, मैं इन लोगों को तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। पैनी भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, हमें सिर्फ उसके कॉफिन को बर्बाद करना है। क्वीन उसे कहती है, तुम सिर्फ मेरे रास्ते में आ रही हो। जबकि जियांग उन दोनों से कहता है, तुम दोनों मेरे रास्ते में आ रही हो, मैं ये काम बहुत ही आसानी से कर सकता हूँ, तुम दोनों पीछे रहो। जियांग बहुत सारे मिसाइल से उस पर अटैक करता है। सोसो अपने सामने धागों की एक बड़ी सी शील्ड बना लेती है और उन मिसाइल्स को रेमंड के कॉफिन तक पहुंचने से रोकती है। उन्हीं धमाकों के दरमियान से क्वीन आगे बढ़ती है और उसके धागों को काटते हुए उससे कहती है, मुझे तुम पर जरा भी तरस नहीं आने वाला क्योंकि तुमने मेरे साथ गद्दारी की है। जबकि पैनी भी आगे बढ़ती है और उस पर अटैक करती है। तीनों मिलकर उस बेचारी सोसो की हालत बुरी कर देते हैं। क्वीन सोसो से कहती है, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही? तुम सिर्फ एक मोहरा हो, तुम्हारा इस्तेमाल किया गया है, रेमंड को तुम्हारी जरा भी फिक्र नहीं। सोसो से कहती है, तो क्या हुआ अगर ऐसा है? मेरे लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण ही काफी है, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। वो अपने मुंह से उन पर एनर्जी ब्लास्ट करने लगती है। उसी वक्त सोफी सास भी वहाँ पर आ जाता है और उस पर अटैक करते हुए उसको रोक देता है। जियांग जल्दी से अपनी लेजर गन को फिर से एक्टिवेट करता है और अपनी लेजर स्वॉर्ड के साथ उसके कॉफिन की तरफ आगे बढ़ता है। उसी वक्त दिखाते हैं कि रेमंड का कॉफिन खुलना शुरू हो जाता है। अभी उसका कॉफिन थोड़ा सा ही खुलता है कि जियांग को वार्निंग मिलना शुरू हो जाती है कि बहुत ज्यादा एनर्जी सर्ज होने वाली है। कॉफिन के अंदर से ही 2 इवल फायर शोरिकेन्स निकलते हैं। जियांग बड़ी मुश्किल से उन दोनों को डॉज करता है। कॉफिन में से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, इसलिए जियांग जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है, सिर्फ एक स्टेप लेट हो गए। रेमंड कॉफिन से बाहर आ रहा है और देखते ही देखते रेमंड का सारा कॉफिन टूट जाता है और उसमें से रेमंड निकलता है जिसका साइज पहले से बड़ा हो चुका होता है और उसने बिल्कुल मिस्र के फेरोज के तरह के कपड़े पहने होते हैं जो कि सोसो ने उसके लिए बनाए होते हैं। सोसो कहती है, मैंने ये कपड़े सिर्फ तुम्हारे लिए बनाए थे जब तुम एक किंग बन जाओगे, मैं हमेशा से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। रेमंड सोसो को सर से पकड़कर ऊपर उठा लेता है। सोसो रोना शुरू कर देती है और रेमंड से कहती है, मेरी बॉडी को तो देखो, अब मैं दोबारा वापस नहीं जा सकती, मैं रीजनरेट नहीं कर सकती। रेमंड उससे कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो, मेरी नजर में तुम हमेशा हास रहोगी। सोसो और भी रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है, क्या तुम मुझे इस हालत में भी प्यार करोगे? क्या तुम मुझे डिसलाइक नहीं करते? लेकिन साथ ही रेमंड अपनी मुट्ठी को बंद कर देता है और उसके सर को पिचका देता है और उसकी बॉडी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है।
और हंसते हुए कहता है ये तो एब्सोल्यूट पावर है, अब मुझे किंग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। रेमंड की स्पेशल एबिलिटी ये है कि वो जिसकी भी बॉडी को ऑब्जर्व करेगा वो उसकी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सकता है। जियांग उसके ऊपर मिसाइल से अटैक करता है और निंजा पिलर्स की एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए वहाँ से जल्दी से गायब हो जाता है। उसी वक्त सोफिसास आगे बढ़ता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन रेमंड उसे भी एक ही पंच मारता है और सोफिसास हवा में दूर जाकर गिरता है। रेमंड हंसते हुए कहता है मेरी इस नई पावर के सामने डाकुलू तो क्या लिलियन भी नहीं टिक पाएगी। जियांग जल्दी से उसके इर्द गिर्द एक डायसन स्फीयर बना देता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें अपने स्फीयर के अंदर पकड़ लिया है। जियांग हंसते हुए कहता है चाहे तुम कितने भी तेज और कितने ही अच्छे क्यों ना हो, एक बार तुम मेरे डायसन स्फीयर के अंदर चले गए तो तुम्हारे लिए बस खत्म हो गया। लेकिन साथ ही जियांग देखता है वो इस डायसन स्फीयर के अंदर नहीं होता। वो फिर से निंजा मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उसके सामने आ जाता है और जियांग से कहता है मैं तुम्हारी इस टेक्निक को पहले देख चुका हूँ, इसलिए मैं पहले से ही सब के लिए तैयार था। वैसे भी इंसानी किंगडम में तुम जैसे फोर्जर्स को यूजलेस स्लम्बर कहा जाता है जिनके पास बाउंड्री फोर्स नहीं होती। चलो मैं चेक करता हूँ कि तुम वाकई में एक यूजलेस स्लम्बर हो या तुम्हारे पास बाउंड्री फोर्स है। वो अपनी बहुत सारी बाउंड्री फोर्स को अनलीश करता है। जियांग पर उसकी बाउंड्री फोर्स का प्रेशर पड़ता है और वो जल्दी से अपने हाथ पर हाथ रख लेता है और कहता है मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। रेमंड जियांग से कहता है ये तो बहुत ही अजीब बात है कि तुम्हारे जैसे ऐसे लोग जिनके पास बाउंड्री फोर्स नहीं है वो भी इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हो, इसलिए मुझे तुम सब लोगों को यहीं पर मारना होगा। उसी वक्त पेनी आगे बढ़ती है और अपने वेपन के साथ एक रस्सी बनाती है और उसे बांध लेती है। रेमंड उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इस छोटी सी ट्रिक से मुझे बांध सकती हो? साथ ही वो जियांग को पंच मारने लगता है। उसी वक्त क्वीन पीछे से आती है और उसके हाथ को काट देती है और सीधी जियांग के पास चली जाती है और उसे कहती है अपना मास्क ऊपर करो। जियांग अपना मास्क ऊपर करता है। क्वीन उसे कहती है मैंने अपनी बाउंड्री फोर्स तुम्हारे अंदर ट्रांसफर की थी ताकि तुम हाई प्रेशर की बाउंड्री फोर्स को भी बर्दाश्त कर सको, लेकिन इसका असर थोड़ी देर के लिए ही रहेगा। उसी वक्त जियांग को याद आता है कि फाइट शुरू होने से पहले क्वीन ने उसे किस किया था, इसका मतलब उसने बाउंड्री फोर्स उसके अंदर ट्रांसफर की थी। जियांग कहता है अगर उसने ऐसा ना किया होता तो रेमंड की बाउंड्री फोर्स की वजह से मैं तो अब तक मर चुका होता। रेमंड अपने कटे हुए हाथ को फिर से जोड़ लेता है और पेनी के वेपन को पकड़ लेता है और उसे कहता है तुम लोग तो वाकई में पावरफुल हो, इसीलिए तुमने बाकी के जनरल्स को हरा दिया। पेनी भी ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है मैंने तो अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉकिंग इस्तेमाल की थी, फिर भी उसने अपने आप को आजाद करवा लिया। रेमंड उसी के वेपन को घुमाते हुए उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है हाँ तुम लोग पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम सबको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लूंगा। सबसे पहले मैं इससे शुरुआत करूंगा। वो पेनी के बारे में बात कर रहा होता है। पेनी जल्दी से अपने वेपन को तोड़ लेती है और उसकी ग्रिप से आजाद हो जाती है। रेमंड पेनी के ऊपर सोसो के दागों से अटैक करता है और उसे कहता है तुम्हारा वेपन तो 20 किंग की हड्डियों से बना है, तुम इंसानों ने पहले सारे ओक्स को मार डाला और उसके बाद उनकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ा। प्रिंसेस पेनी अपने वेपन को अपना ब्लड देती है और कहती है इससे नॉरिशमेंट लो और बड़े हो जाओ। साथ ही प्रिंसेस पेनी का वेपन पहले से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। पेनी अपने वेपन से उसके दागों को काटते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, लेकिन रेमंड की बॉडी पर उसका कोई भी असर नहीं होता। रेमंड अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और पेनी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। रेमंड उसे कहता है तुम तो रीजेंट की बेटी हो, लेकिन तुम बिल्कुल एक वाइल्ड बीस्ट की तरह एक्ट करती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पेनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रेमंड उसे कहता है तुम्हें ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मैं तुम्हें इस्तेमाल कर सकूं रीजेंट को डराने के लिए या उसे ब्लैकमेल करने के लिए, लेकिन अगर तुम मेरे इस काम नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियों को तोड़ दूंगा। साथ ही वो अपनी मुट्ठी को थोड़ा सा टाइट करती है। पेनी चिल्लाना शुरू कर देती है। पेनी फिर से अपने बीस्ट मूड में आ जाती है और अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए रेमंड के हाथ से आजाद हो जाती है और साथ ही उस पर अपने पंजे से अटैक करती है। रेमंड जल्दी से अपने चेहरे को डायमंड बना लेता है क्योंकि उसने डायमंड की बॉडी को भी अब्जॉर्ब किया हुआ है, लेकिन फिर भी पेनी के अटैक की वजह से उसके चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं। रेमंड उसे देखकर कहता है फिलहाल तो ये सिर्फ एक पागल जानवर की तरह है, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये फ्यूचर में बहुत ही ताकतवर बीस्ट बन जाएगी। साथ ही वो पेनी को किक मारता है और कहता है मेरा आइडिया ये है कि मैं सारे थ्रेट्स को अभी से जड़ से मिटा दूंगा ताकि वो फ्यूचर में मुझे परेशान न करे, क्योंकि सारे लोग मुझे बहुत ज्यादा कमजोर समझा करते थे और अब देखो मेरे पास सुप्रीम पावर है। पेनी उसकी किक से दूर जाकर गिरती है। जियांग और क्वीन उसे देख रही होती हैं। जियांग कहता है कहीं पेनी उसकी किक से मर तो नहीं जाएगी। उसी वक्त रेमंड उनके सामने आ जाता है और उनसे कहता है मैं उसे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, मैं उसे रीजन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के लिए रहम की कोई जगह नहीं है, तुम लोगों को मरना होगा। साथ ही रेमंड अपने हाथ में एक छड़ी निकालता है जिसके अंदर पेल मून क्रिस्टल होता है। टीचर मार्टिन भी अंदर लगी हुई स्क्रीन से ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहती हैं रेमंड तो फोर्जिंग इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फोर्जिंग तो सिर्फ हमारी है, इनको फोर्जिंग नहीं आती। किंग उसे कहते हैं ऐसा हो सकता है क्योंकि उसने रेमंड की बॉडी को ऑब्जर्व कर लिया होगा। रोलैंड फोर्जिंग को इस्तेमाल करते हुए जमीन से बड़े बड़े हाथ निकाल लेता है और जियांग से कहता है थोड़ी देर पहले तुमने मेरी पूरी आर्मी को अपनी फोर्जिंग टेक्निक से हरा दिया। अगर फोर्जिंग इतनी ही ज्यादा पावरफुल है तो मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे फोर्जिंग सीख सकता हूँ। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा।
साथ ही अपने फोर्ज किए हुए हाथों को उनकी तरफ भेजता है। जियांग जल्दी से क्वीन के सामने हो जाता है और कहता है इसे मुझे संभालने दो। जल्दी से वो अपना पेन निकाल लेता है। जियांग जल्दी से अपने पेन को जमीन पर मारता है और एक बड़ा सा लाइट टावर बना लेता है जिसमें से चारों तरफ घूमने वाला लेजर निकलता है और उन सारे हाथों को काट देता है। रोलैंड ये देखकर कहता है चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे लिए ये छोटे छोटे हाथ निकालना भी मुश्किल है, लेकिन तुम इसको बहुत ही आसानी से कर रहे हो। साथ ही वो सोच रहा होता है हालांकि इसको इस्तेमाल करने के लिए बाउंड्री फोर्स की जरूरत नहीं, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी कॉर्प्सेस की एनर्जी जाया हो चुकी है। क्या ये इस टेक्निक का साइड इफेक्ट है? ये टेक्निक तो बहुत ज्यादा बुरी है। जबकि जियांग हंसते हुए उससे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमारी फोर्जिंग को इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हो? तुम्हारी और मेरी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तुम जिंदगी में कभी भी फोर्जिंग इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेमंड भी हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे सिर्फ फोर्जिंग ही करनी है? मेरे पास और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। जियांग क्वीन से कहता है तुम्हें अभी एक्ट करने की जरूरत नहीं, हमारे लास्ट रिजोर्ट के तौर पर तुम आराम करो, बाद में तुम अटैक करना। और दूसरी बात, तुम्हें अपनी डार्क बाउंड्री फोर्स को अनलिश करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ कैमरास लगे हुए हैं। माउंटेन के अंदर सारे ड्वार्फ्स इस सबको लाइव देख रहे हैं। उसी वक्त क्वीन उससे कहती है अब अपना ध्यान रखना, मुझे लगता है रेमंड सीरियस होने वाला है। रेमंड अपनी मैजिकल पावर को इस्तेमाल करते हुए साथ में डायमंड की एबिलिटी इस्तेमाल करता है और आसमान से डायमंड की बरसात करता है, जिससे आसमान से बड़े बड़े डायमंड नीचे की तरफ गिरते हैं। उन डायमंड की वजह से रोलैंड का लाइट टावर तबाह हो जाता है, जबकि जियांग जल्दी से अपने सामने यूजलेस स्लम्बर की शील्ड कर लेता है। लेकिन उन डायमंड्स का अटैक इतना पावरफुल होता है कि यूजलेस स्लम्बर में भी क्रैक पड़ जाते हैं। जैसे ही रेमंड अपनी मैजिकल एबिलिटी को डीएक्टिवेट करता है तो जमीन पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन चुके होते हैं और जियांग की यूजलेस स्लम्बर की शील्ड तकरीबन टूट चुकी होती है। जियांग कहता है इससे पहले तो यूजलेस स्लम्बर के सामने सारे अटैक्स बेकार थे, लेकिन इस शख्स की बाउंड्री फोर्स के सामने मेरी यूजलेस स्लम्बर ही बेकार है। क्वीन जियांग से कहती है तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरे रास्ते से हटो। चाहे मेरे पास सिर्फ 20% ही पावर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं इसको हरा सकती हूँ। वैसे भी धोखा देने के लिए मुझे इसे अपने हाथों से सजा देनी है। रेमंड उनसे कहता है तो मेरे लास्ट अटैक से भी तुम दोनों बच गए, लेकिन तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो। मेरी पावर देखने के बाद भी तुम लोग यहाँ से भागे नहीं। उसी वक्त सोफी सास आता है और अपने एयर नाइट मैजिक को इस्तेमाल करते हुए उसे अपने नाइट के हाथों में बंद कर लेता है और सीधा जियांग के पास नीचे उतर आता है और जियांग से कहता है मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मेरी वजह से तुम्हें इतने पावरफुल दुश्मन का अकेले सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। वो अपने एयर मैजिक को इस्तेमाल करते हुए अपने नाइट के हाथों के अंदर एयर प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सोफी सास एयर प्रेशर को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि रेमंड की बॉडी पिचकना शुरू हो जाती है और रेमंड की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड 69 का एंड होता है।